Hello everyone, this is Mitali. I'm a management consultant and I welcome you all for my 8th lecture. And today we are going to start the topic retrenchment strategy. So this retrenchment strategy is again a corporate level strategy. And in our previous lecture also we have studied some corporate level strategy. We studied about growth strategies, we studied about stability strategy, and today we are going to start the retrenchment strategy. So first we'll see what do we mean by retrenchment strategy. The retrenchment strategy is adopted when an organization aims at reducing its one or more business operation with the view to cut expenses and reach to a more stable financial position. The firm can also restructure its business operation so as to revitalize its financial position. अभी क्या है कि we have seen in our previous lecture, a corporate can have one business unit or it can have multiple business units. अभी it is not necessary कि all of the business will give you a proper profit. ठीक है, कभी कभी क्या होता है हमारे साथ में कि हमारे पास लेट से 5 बिजनेस यूनिट हैं एंड उसमें से 3 तो हमारे को बहुत अच्छे से प्रॉफिट दे रहा है एंड 2 से हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, 2 से हमें लॉस हो रहा है. और उस 3 बिजनेस यूनिट से जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम कहाँ लगा रहे हैं, 2 बिजनेस यूनिट के अपने लॉसेस को ओवरकम करने में लगा रहे हैं. उससे पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टेड हो रही है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फिनेंशियल पोजीशन जो है वो आपका जो है वो इफेक्टेड हो रहा है. सो हम क्या करते हैं यहाँ पे टू अगेन गेन द फिनेंशियल स्टेबिलिटी इन द मार्केट, हम क्या करते हैं उस 2 बिजनेस के ऑपरेशंस को या तो हम रिड्यूस कर देते हैं, कट डाउन कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं वी रीस्ट्रक्चर इट, वी रिवाइटलाइज इट टू गेन द फिनेंशियल स्टेबिलिटी इन द मार्केट. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होती है रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी कंसिडर होती है. सो रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट रिड्यूसिंग और कटिंग ऑफ अ बिजनेस यूनिट और ऑपरेशन. क्यों हम कट डाउन कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि वी वांट टू गेन आर फिनेंशियल स्टेबिलिटी इन द मार्केट. और फिनेंशियल स्टेबिलिटी हमें क्यों गेन करना है? क्योंकि हमें क्या है बहुत लॉस हो रहा है उस बिजनेस यूनिट से. ठीक है, जिससे क्या हो रहा है पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टेड हो रहा है. या फिर हम क्या करते हैं उस बिजनेस यूनिट को जो कि हमारे को प्रॉपर प्रॉफिट नहीं दे रही है, जो कि हमें लॉस दे रही है, उसको हम रीस्ट्रक्चर करते हैं. ठीक है, रीस्ट्रक्चर करके वापस से एक नया रेनोवेट करके प्रॉपरली हम मार्केट में लाते हैं उसको. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रीट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी. अब हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी. Retrenchment strategy has been classified into 3 types: turnaround strategy, divestment strategy and liquidation strategy. अभी one by one हम देखेंगे इनके बारे में. So first we'll see turnaround strategy. Turnaround strategy is a corporate action that is taken or performed to deal with issues of loss-making company like increasing losses, lower return on capital employed and continuous decrease in the value of its share. So कभी कभी क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ बिजनेस यूनिट जो कि हम क्या है सिक हो गया है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिक कैसे हुआ हमें कैसे पता चलेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन सिक हो गया है? लाइक इफ दैट बिजनेस यूनिट इज हैविंग लो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स इट इज़ नॉट गिविंग अ प्रॉपर रेवेन्यू. जितना कैपिटल लगाया था उतना रेवेन्यू नहीं मिल रहा, आपके मार्केट शेयर मार्केट में गिर रहे हैं, इंक्रीज आपके लॉसेस जो है वो बहुत इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, और कंटिन्यूस लॉसेस में हैं आप, तो इससे पता चलता है योर बिजनेस यूनिट इज सिक, इट इज़ अनहेल्दी. तो अभी क्या है सिक और अनहेल्दी बिजनेस यूनिट को हम क्या करते हैं, हम बंद नहीं करते, वी ट्राई टू डायग्नोस द प्रॉब्लम ताकि हम उस सिक यूनिट को हेल्दियर बना सकें. तो फर्स्ट विल सी व्हाट विल फाइंड आउट द प्रॉब्लम ताकि डायग्नोसिस प्रॉपरली हो पाए. तो हम प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, प्रॉब्लम फाइंड आउट करके फिर हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, सॉल्यूशंस को प्रैक्टिस में लाके हम उसको एक तरह का रीस्ट्रक्चर करते हैं. ठीक है, हेंस इट इज़ अ कॉर्पोरेट प्रैक्टिस डिजाइन्ड एंड प्लान टू प्रोटेक्ट अ लॉस मेकिंग कंपनी एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. सो वी वांट व्हाट वी डू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड वी वांट दैट सिक यूनिट टू बिकम हेल्दियर ताकि जो लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो अगेन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाए. तो इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल विच आई हैव टेकन इज नेटफ्लिक्स.
नेटफ्लिक्स ने अपने सब्सक्रिप्शन चार्जेस 60% बढ़ा दिए थे 2011 में। तो 2011 में जब उन्होंने 60% अपने सब्सक्रिप्शन चार्जेस बढ़ाए तो उनका जो कस्टमर बेस था वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गया। तो अभी कस्टमर्स वेरी अनहैप्पी और उन्होंने उनका सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया। नेटफ्लिक्स को बहुत लॉस हुआ, दे ऑलमोस्ट किल्ड इटसेल्फ इन 2011, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगेन उन्होंने काम करना शुरू किया, प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, कस्टमर्स जो अनहैप्पी थे उनके लिए उन्होंने अपने सब्सक्रिप्शन चार्जेस को कम किए और टुडे ऑल्सो इट इज़ हैविंग अ ह्यूज नंबर ऑफ कस्टमर बेस और ये आज एक क्या है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। सो एक टाइम था कि ऑलमोस्ट इट वॉज डेड, बट अभी क्या है, इट इज़ अगेन अ हेल्दियर ऑर्गेनाइजेशन। सो नेटफ्लिक्स इज़ अ एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे जॉनसन एंड जॉनसन की। जॉनसन एंड जॉनसन की अगर हम बात करें तो पीछे जो था बहुत ज़्यादा जॉनसन एंड जॉनसन को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स में बहुत सारे इश्यूज होने लगे थे। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था इसके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्या है, इट्स नॉट वेरी मच गुड फॉर द किड्स और उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, जॉनसन एंड जॉनसन को बहुत ज़्यादा सेल्स उनके बहुत ज़्यादा गिर गए। अगेन इन्होंने क्या किया, उस पर काम करना शुरू किया, थोड़ा सा अपने रिनोवेट किया प्रोडक्ट को, जिसको हम बोलते हैं रिवाइटलाइजेशन करना, उसको हम रिनोवेट करके रिस्ट्रक्चर करके उन्होंने जॉनसन सेम प्रोडक्ट है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। प्रोडक्ट का नाम चेंज किया है उन्होंने, जॉनसन एंड जॉनसन कॉटन टच के नाम से प्रोडक्ट लेके आए हैं मार्केट में। एंड उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर रखा है करीना कपूर खान एंड सैफ अली खान को। तो उससे क्या है, मार्केट में उनकी ऑथेंटिसिटी भी बढ़ रही है कि ब्रांड एम्बेसडर्स इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं और दे आर अगेन यूजिंग इट, तो लोगों में थोड़ा ट्रस्ट बढ़ रहा है। तो अभी क्या है, जॉनसन एंड जॉनसन अगेन टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी का यूज़ करके मार्केट में वापस से आया है और दे आर ट्राइंग टू अगेन गेन द सेल्स इन द मार्केट। जो उनका सेल्स ग्राफ नीचे गया है उसको और वो ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। अब हम देखेंगे डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। The divestment strategy is another form of retrenchment that includes the downsizing of the business। ठीक है, जहाँ पे हम अपने बिजनेस को डाउनसाइज करते हैं, जो एक बिजनेस का स्कोप है उसको ही बंद कर देते हैं। The firm is said to have followed the divestment strategy when it sells or liquidates a portion of a business। जब अपना एक फर्म है, एक बिजनेस यूनिट को, ये एक छोटे से पार्ट को अगर किसी और को सेल आउट कर रहा है, that is termed as divestment strategy। द डाइवेस्टमेंट इज द अपोजिट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम उसको सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली डाइवेस्टमेंट तब होता है जब आपका पूरा का पूरा बिजनेस तो अच्छा से चल रहा है लेकिन एक बिजनेस पे ना तो आप ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हो और ना उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। सो क्या है, आप उसका एक बैगेज लेने से अच्छा है कि आप उसको सेल आउट कर दो। ठीक है, तो डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तभी यूज़ करते हैं जब आपका एक बिजनेस जो है प्रॉपर प्रॉफिट नहीं दे रहा या फिर आप उस पर प्रॉपर एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं जिससे आपको वो प्रॉफिट दे पाए। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको प्रॉपरली सेल आउट कर देते हैं या लिक्विडेट करते हैं किसी और फर्म को। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो टाटा का एग्जाम्पल लिया है मैंने। टाटा की अगर बात करें, टाटा ऑयल वॉज सोल्ड टू हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि टाटा का जो कोर बिजनेस था वो कुछ और था एंड हिंदुस्तान वो सोप्स नहीं बनाती हैं टाटा, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो टाटा ऑयल को ही सेल कर दिया हिंदुस्तान यूनिलीवर को, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर वेयर इनटू सोप्स। ठीक है, वो सोप्स बनाती थी बट टाटा का वो कोर बिजनेस नहीं था, इसलिए टाटा बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान भी नहीं दे पा रहा था एंड उनको प्रॉफिट भी नहीं हो पा रही थी इतनी। तो उन्होंने अपने टाटा ऑयल को ही हिंदुस्तान यूनिलीवर को सेल आउट कर दिया, मीन्स अपना एक बिजनेस का पार्ट को किसी और को सेल आउट कर दिया। तो ये होता है डाइवेस्टमेंट। टाटा आज भी प्रॉफिट में है, काम कर रही है, बट उन्होंने एक पोर्शन को सेल आउट किया जो कि उनको इतना प्रॉफिट नहीं दे रही थी। आईबीएम ने भी अपने कुछ सॉफ्टवेयर एचसीएल को सेल आउट किए हैं जिससे उनको बहुत प्रॉफिट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर जिसको वो अपना प्रोडक्ट बोलते हैं वो उन्होंने क्या किया, एचसीएल को डाइवेस्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने एचसीएल को बेच दिया। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। The liquidation strategy. So the liquidation strategy is the most unpleasant strategy adopted by the organization that includes selling off its assets and final closure or winding up the business operation.
और इसको हम मोस्ट अनप्लेजेंट इसलिए बोलते हैं कि कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम जब स्टैब्लिश करते हैं तो एक पॉजिटिविटी के साथ हम स्टैब्लिश करते हैं, हमारे अंदर में एक पॉजिटिविटी होती है जिसके थ्रू हम सोचते हैं कि हमने अगर इसको स्टार्ट किया है तो हम इसको बहुत टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है, और नहीं होता है तो वो एक आपके अंदर में एक कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अनमोटिवेटेड फील करते हैं वहाँ पे। इसलिए सबसे अनप्लेजेंट स्ट्रैटेजी ये होती है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहती कि अपनी पूरी कंपनी को लिक्विडेट करे, ठीक है। तो बट करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप बहुत डेप्थ में होते हैं, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप लॉस में जा रहे हैं, तो कंपनीज के पास में और कोई ऑप्शन बचता नहीं है सिवाय वाइंडिंग अप के। तो दे डू व्हाट, दे सेल ऑफ द बिजनेस, पूरा का पूरा बिजनेस ही वाइंड अप कर देते हैं। और ये वाइंड अप कब करने की नौबत आती है? द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स दैट नेसेसिएट्स फर्म टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। पहला, फेलियर ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। आपने जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाई थी वो फेल हो गई, मार्केट में अच्छे से नहीं चली। कंटिन्यूस लॉसेस, एक के बाद लॉसेस हुए जा रहे हैं। ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं। आउटडेटेड प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, जब आपके प्रोडक्ट बहुत आउटडेटेड हो गए हैं, प्रोसेस आप बहुत पुराना यूज़ कर रहे हैं, अगेन आपको तो क्या होगा, आप प्रॉफिट नहीं गेन कर पाएंगे, क्योंकि कस्टमर बहुत डायनेमिक है। कस्टमर को चेंजेस चाहिए, न्यू प्रोडक्ट्स वो यूज़ करना चाहता है, एंड आप यू आर सेलिंग द ओल्ड प्रोडक्ट टू द कस्टमर, तो वो उतना नहीं खरीदेगा और प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट जब नहीं होगा तो फिर कंपनी कैसे चलेगी आगे। आउटडेटेड प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस के बाद में है बिजनेस बिकमिंग अनप्रॉफिटेबल। बिजनेस आपका बहुत अनप्रॉफिटेबल हो गया है। पुअर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ टू टेक द डिसीजंस, तो वहाँ पे भी कंपनी को बंद करना पड़ता है। लैक ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन द डिवीजन, आपका जो डिविजन्स है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, इंटरडिपेंडेंट डिविजन्स है हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। चाहे वो फंक्शनल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो बिजनेस यूनिट हो, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल हो। और आपने क्या किया, प्रॉपर्ली इंटीग्रेट नहीं किया है सारे डिविजन्स को। आप अपने ईगो में हैं, दूसरा बंदा अपने ईगो में है, एंड एक प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं हो रही, एक दूसरे का साथ देके आप नहीं चल रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, फर्म प्रॉपर प्रॉफिट नहीं दे पाएगी। और जब प्रॉफिट नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको सर्वाइव करना मार्केट में बहुत मुश्किल है। तो दीज आर द रीजंस जो हम क्या करते हैं, जो हमें मजबूर करता है अपनी कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए, हमें अपनी कंपनी को वाइंड अप करने के लिए। एग्जाम्पल्स में मैंने लिया है किंगफिशर के बारे में सारे लोग जानते हैं। किंगफिशर जो था, अगर हम विजय माल्या की बात करें, तो विजय माल्या ने कभी भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में। उन्होंने सीईओ अपॉइंट नहीं किए अपने किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए, और सारा वो खुद देखते थे, उन्होंने इंटरव्यूज़ भी खुद लेना था, सब कुछ खुद करते थे। जब उनका बिजनेस बहुत लॉस में जाने लगा, बहुत लेट उन्होंने सीईओ अपॉइंट किया, जिसका कोई फ़ायदा नहीं था, ठीक है। उसके बाद दे वर नॉट स्टेबल इनफ फिनेंशियली, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, बहुत डेप्थ्स में थे। फिर भी शो ऑफ बोल लो या शो ऑफ करने के लिए वो क्या कर रहे थे, मर्जर एक्विजिशन किए जा रहे थे, कंपनीज को खरीदे जा रहे थे, टेक ओवर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टेक ओवर्स करके क्या है, उनकी खुद की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डगमगा गई। और एक ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे वो इतने ज़्यादा लोन में आ गए कि उन्होंने अपने आप को लिक्विडेट कर दिया। जब आपके बिजनेस में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था, उनके बिजनेस का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था, मैनेजमेंट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उनको क्या है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लिक्विडेट करना पड़ा। सेम अभी दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने एटलस का। एटलस एक टाइम पे उनकी मोनोपोली हुआ करती थी मार्केट में, ठीक है, बट अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना लिक्विडेशन अनाउंस किया है। रीज़न बिहाइंड कि उन्होंने भी अपने चेंजेस नहीं किए प्रॉपरली अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ना ही अपने प्रोडक्ट में ज़्यादा चेंजेस किए। तो कस्टमर आज की डेट में बहुत ज़्यादा क्या है, दे आर वेरी डायनेमिक, दे वांट टू यूज़ न्यू थिंग्स, ठीक है। और मार्केट में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो जब आपका कॉम्पिटिटर इतना ज़्यादा काम कर रहा है तो आपको भी पेस उतना ही रखना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर नॉट टेकिंग अ पेस, अगर आप उनके साथ में आप कम्पीट करने का पेस नहीं रख रहे हो, तो आपको लिक्विडेट होना ही पड़ेगा। रीज़न बिहाइंड आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला पाओ। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विडेशन, जहाँ पे कंपनी वाइंड अप हो गई, पूरी की पूरी कंपनी बंद हो गई, उनको हमने क्या किया, सेल आउट कर दिया, पूरी की कंपनी को हमने लिक्विडेट किया। तो अभी हमने जो ये 3 स्ट्रैटेजीज देखी, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन, ये है रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। सो आई गेस क्लियर है चीज़ें, और अगर क्लियर नहीं होंगी या कोई पॉइंट में डाउट है या कोई दिक्कत हो, तो यू कैन ईमेल मी ऑन माई ईमेल ID, that is mithali.rani1@gmail.com।
प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको और ज़्यादा अपडेट्स भी मिलेंगी चैनल के बारे में, और मैं आगे भी और लेक्चर्स लेके आऊँगी आपके लिए। और आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे दूसरे लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन।